Hello students, hi everyone, welcome to all our YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइस फेलोशिप की। ये वाइस फेलोशिप क्या होता है एंड वाइस पीएचडी आप इसे कह सकते हो। तो वाइस फेलोशिप के बारे में हम बात करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में हमारा डिस्कशन वाइस फेलोशिप के ऊपर होने वाला है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था कि ये वाइस क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताती हूँ, ये वुमेन्स के लिए है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, पहले तो ये डिसाइड हो गया कि वुमेन्स के लिए है वाइस पीएचडी फेलोशिप। ठीक है, इसमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, ये जेआरएफ से अलग क्यों है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो वाइस फेलोशिप या वाइस पीएचडी जिसे आप कहते हो, ये पीएचडी में आपको क्या है, फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। इसके लिए एक खास चीज़ है कि यहाँ पर 27 टू 45 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 27 और 45, मिनिमम 27 चाहिए, मैक्सिमम 45। इस एज ग्रुप के बीच में आप कभी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्लियर हुआ। हु वांट टू परस्यू रिसर्च इन द स्टेम फील्ड एज अ बेंच लेवल साइंटिस्ट। इनका विजन क्या है कि वुमेन्स को हायर एजुकेशन तक लेकर जाना। कि लाइक वुमेन्स का पॉइंट रहता है कि वो रिसर्च में बहुत कम जाती हैं। तो ये वाइस पीएचडी एक गवर्नमेंट की ही है। ठीक है, एनकरेज करना वुमेन साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए। द वुमेन हु हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन द बेसिक और अप्लाइड साइंस and wish to pursue the PhD in the basic and applied science, applying the vice PhD for the financial support. Women in the regular employment are not eligible for this program. मतलब कोई भी अगर वुमेन पीएचडी करना चाहती है, बट स्पेशल कंडीशन है कि वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय है तो फिर वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। किस किस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो? फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। अब बात करते हैं एजुकेशनल। तीन चीज़ें क्वालिफाई के लिए चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपन तीन बातों पर ही डिस्कशन करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो द वुमेन साइंटिस्ट हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द अप्लाइड साइंस या लाइक एम फिल, एम टेक, एम फार्म एक्सेट्रा, या बी टेक एलिजिबल फॉर द वाइस पीएचडी। तो एलिजिबिलिटी में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, लाइफ साइंसेज एंड ऑल दैट। तो मेन एजुकेशन के अंदर तो सिर्फ इतना सा है कि भाई एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। एम फिल, एम टेक अगर ये भी है तो ये भी चलेगा। द मिनिमम एज टू अप्लाई इन द प्रोग्राम इज 27। अगर आप 27 ईयर्स की हो चुकी हैं तब आप अप्लाई करिए, और मैक्सिमम 45 ईयर्स है। एंड द रिलैक्सेशन एज का मिलता है अपर एज फॉर द SC ST एंड द PH कैंडिडेट्स। वुमेन साइंटिस्ट लेस देन 25 ईयर एज इज नॉट एलिजिबल। सपोज अगर मैं अपना भी बताऊँ ना, तो मैं भी अभी 27 की नहीं हुई तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि कट ऑफ डेट फॉर द एज कैलकुलेशन वुड बी द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ PhD एप्लीकेशन। वो PhD एप्लीकेशन जिस दिन आप लगा रहे हो ना, वहाँ से आपका 27 प्लस एज दिखाना चाहिए। तो एज फैक्टर बड़ा खास है इसके अंदर, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खास हो गई। अब देखते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। जो भी अनएम्प्लॉयड वुमेन है, जो कोई काम धाम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, कोई उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस वुमेन्स की बात कर रहे हैं, पर वो पीएचडी परस्यू करना चाहती हैं अंडर द वाइस पीएचडी फेलोशिप, नॉट अ जेआरएफ फेलोशिप। And the program is chosen both the candidate, those who may not yet registered as well, who registered for the PhD but not availing a fellowship from any source. Although the candidate having completed 2-year degree duration PhD, the date of application is not eligible.
अगर आपका पीएचडी में एडमिशन अभी नहीं हुआ है, आप 27 ईयर ओल्ड हो पर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आपका पीएचडी में भी एडमिशन नहीं लिया आपने पर आप पीएचडी करना चाहते हो, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीएचडी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो, हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर फॉर द पीएचडी, अगर आप पीएचडी में रजिस्टर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आप पीएचडी के अंदर कर रहे हो बट आप कहीं से फेलोशिप ले नहीं रहे हो, जैसे आप जेआरएफ का फेलोशिप नहीं ले रहे हो, ऑल्दो द कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड 2 ईयर ड्यूरेशन इन पीएचडी इज नॉट एलिजिबल। मान लो अगर आप पीएचडी के 2 साल बिता चुके हो, फिर आपको याद आया कि मैं वाइस पीएचडी के थ्रू जाऊं, तो वो एलिजिबल नहीं है। दोज कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। फाइनेंशियल सपोर्ट में कैसे हेल्प मिलती है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट क्या मिलता है। द प्रोग्राम प्रोवाइड द फेलोशिप ऑफ द एप्लीकेंट 37,000 पर मंथ। ये तो जेआरएफ अमाउंट हो गया। जेआरएफ में एचआरए मिलता है तो वो भी आ गया, 10% के करीब उसका एचआरए मिलता है। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं ना, मतलब नॉर्म्स एज पर नॉर्म्स होता है वो, इट्स नॉट कि वो एचआरए इतना होगा, वो डिपेंड करता है नॉर्म्स के ऊपर। रिसर्च ग्रांट ₹1 लाख पर ईयर, एक अलग से 1 लाख पर ईयर रिसर्च ग्रांट मिलेगी, यानी एक्स्ट्रा से मान लो कि 37,000 तो ये मिल रहे थे, प्लस एचआरए मिल रहा था और प्लस 8,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे पर मंथ, तो 45,000 के नियर अबाउट हो गया। इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड चार्जेस 0.50 लाख पर ईयर, मतलब 50,000 इंस्टीट्यूट के पूरा वो बता दिया उन्होंने कि 50,000 उसके मिल जाएंगे, यानी कि 4,000 यानी 12,000 ये हो गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम जेआरएफ के थ्रू जाते हैं तो हमें 37,000 प्लस एचआरए मिलता है। अगर आप वाइस पीएचडी के थ्रू जाते हैं तो आपको नियरली 50,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिलता है। तो वाइस पीएचडी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द वुमेन्स। ये बहुत अच्छा है, बट इसमें आगे बताते हैं क्या होगा। और आप मैक्सिमम 5 साल तक ये फंडिंग ले सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। इसकी कोई डेट नहीं होती कि आज अप्लाई करना है कल अप्लाई करना है, पूरा साल ओपन होता है। कैसे अप्लाई करना होता है, आपको अपना वेयर टू सबमिट द प्रपोजल, आपको इस जगह पर अपना प्रपोजल सबमिट करना होता है। बट प्रपोजल सबमिट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ उसका कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है। तो अगर आपको कुछ वैसे भी डाउट हुआ ना वाइस के, तो आप यहाँ पर टेलीफोन कर सकते हैं और ईमेल भी दे रखा है, आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं मिस्टर शुभम गोयल को, साइंटिस्ट सी वाइस किरण डिवाइस डिवीजन। तो इनका फॉर्मेटिंग आपको दिखाते हैं। तो ये है फॉर्मेटिंग। सब्जेक्ट एरिया बता दिया सबसे पहले, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन सब कुछ ये बता दिया। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग विल बी डन वन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव्ड अंडर द वाइस पीएचडी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना प्रपोजल बनाना है। मैं आपको पूरा प्रपोजल दिखाने भी वाली हूँ। वो प्रपोजल बनाना है, उसको आप इनकी साइट पर अपलोड करेंगे। उसके बाद एक स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटीज बैठेंगी, वो फाइनल सिलेक्शन करती हैं, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल अप्रूवल, वो फाइनेंशियल अप्रूवल फिर करती हैं।
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कंप्लीट प्रपोजल इन द प्रेस्क्रिप्ट पीडीएफ की फॉर्म में। जो भी आप अपना पीएचडी जिस टॉपिक पर करना चाहते हो या कहीं से आप कर रहे हो आपका टॉपिक, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में आप वो प्रपोजल बनाएंगे एज वेल एज डॉक्स, दोनों में। ये 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अपने सर्टिफिकेट आप अपना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट मास्टर डिग्री वाले से ही लेंगे, फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पीएचडी रजिस्ट्रेशन लेटर, अगर आपने रजिस्टर कराया तभी आपके पास होगा। कॉन्सेंट लेटर फ्रॉम द साइंटिस्ट मेंटोर कम पीएचडी सुपरवाइजर, अगर आपका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से पीएचडी करना है, तो आपके पास पीएचडी सुपरवाइजर की तरफ से एक कॉन्सेंट लेटर वो लिखेंगे साइंटिस्ट मेंटोर जो होंगे, एंड द बायोडाटा ऑफ द साइंटिस्ट मेंटोर, तो वो जिसके अंडर आप पीएचडी करना चाहते हो उसका पूरा बायोडाटा आप लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग, ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सेक्शन ए, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा ये। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ अपना नाम वगैरह, बेसिक जर्नल इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पे, तो आपको अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन, अपना 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स बतानी है। अगर आपने पीएचडी में रजिस्टर किया है तो यस पे लिखना, टिक, नहीं किया तो नो कर देना, भाई हमने नहीं किया। तो अगर यस है तो आपको ये डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, कितने पब्लिकेशंस दिए अभी तक। उसके बाद आपका आता है R&D में प्रोजेक्ट क्या, मतलब आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो, क्या आपका स्पेशलाइजेशन है। समरी लिखनी है, नोवेलिटी, ऑब्जेक्टिव, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना होगा। फिर यहाँ पे लिखना है डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट ईयर वाइज फेजिंग, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर ये तो दोबारा एनक्लोजर ही आ गया, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। अब उसके बाद इसने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं कि पीआई कौन होगा, पीआई होगा जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वाइस का, जो पीआई आप खुद होते हो, एप्लीकेंट जो बंदा है जो अप्लाई करने जा रहा है। 27 एज में कोई नहीं है, आई एम नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपने पीएचडी में अप्लाई नहीं किया तब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। 3rd 4th 5th ईयर की पीएचडी में कोई अप्लाई नहीं कर सकता। रिसर्च पेपर होना ज़रूरी है इसके लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। अप्लाई करना कहाँ पर है ये सब आपको यहाँ पे डालना है, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही आप अप्लाई करोगे इसमें। कोई हार्ड कॉपीज वगैरह नहीं देनी है, बाकी तो इन्होंने अमाउंट का दे रखा है ना। द सर्टिफिकेशन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये आपको सर्टिफिकेट जो होगा ये आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं, सॉरी जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं ये वहाँ से आएगा, यहाँ पर उनका साइन होगा। ये कॉन्सेंट लेटर आपका जो मेंटोर होगा ना, जिसके अंडर आप, जो आपका सुपरवाइजर होगा उसका रहेगा, और जो आपका मेंटोर होगा उसके बायोडाटा में ये सारा कंटेंट रहेगा। बाकी तो सारी बेनिफिट्स इसके बता रखे हैं। है तो सिंपल प्रोसेस है, मतलब कोई बड़ा प्रोसेस तो नहीं है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सिंपल प्रोसेस है वाइस पीएचडी का, तो अगर आप करना चाहते हैं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप ज़रूर बताना, और जिनको आज पहली बार पता चला इस चीज़ के बारे में कि ये क्या होता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा वाइस पीएचडी का। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की सारी जो अपडेट होती है वो हमारा चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा। और कुछ भी आप जानना चाहते हो पीएचडी की, हमें बहुत इन चीज़ों के बारे में पता है और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। ठीक है, सो बाकी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि स्टैंड अ चांस टू विन अ प्राइज मनी अप टू 2 लाख। अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम करेक्ट करते हो तो नीचे दिया गया जो फॉर्म है उसे फिल करिए और रिवार्ड अमाउंट लीजिए। बाकी अगर आपका टारगेट है कि नहीं हमें CSIR नेट की तैयारी करनी है, तो CSIR नेट की तैयारी करने के लिए 50% ऑफ आपका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बाय यूजिंग माई रेफरल कोड अलका कैम। यानी 20,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 10,000 में मिल जाएगा अगर आप अलका कैम कोड यूज़ करते हैं। और अगर आप JRF निकालते हैं दिसंबर वाला तो आपका वो सारा पैसा 10,000 का 10,000 रिफंड हो जाता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं 6 मंथ का।
एंड वट अबाउट दिस इज द सब्सक्रिप्शन बेनिफिट, द प्लस एंड द आइकॉनिक। ये प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन बेनिफिट आपको दिखा रखा है, लाइफ टू लाइफ मेंटोरशिप एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेंगे, और हमारे टेलीग्राम और इंस्टा पेज से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।